नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि संसद में अगर आप कोई रिश्वत लेकर के काम करते हैं तो अब वह अपराध के श्रेणी में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से यह साबित हो गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस सर्वोच्च निर्णय से एक चीज संदेह के घेरे में आया। मैं हाथ जोड़ करके अपने विद्वान न्यायाधीशों, न्यायपालिका से में आस्था रखने वाले सभी महानुभावों से क्षमा मांगते हुए यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि 1998 में यही सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वोच्च निर्णय दिया था जिसमें उनका कहना था कि संसद के अंदर किया हुआ काम न्यायालय परिधि के अंदर नहीं आता, वह पार्लियामेंट की स्वतंत्रता के अधीन आता है। तो क्या तब का निर्णय गलत था या आज का निर्णय गलत है? मेरी हैसियत, मैं फिर से एक बार विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी हैसियत यह नहीं है कि मैं आज के निर्णय की तारीफ करूं और उस निर्णय की आलोचना करूं, या उस निर्णय की तारीफ करूं और आज के निर्णय की आलोचना करूं। यह एक विचार का विषय है। आप सब विचार जरूर करिएगा, क्योंकि हम सब लोगों का यह मानना है कि हमारी न्यायपालिका बिल्कुल निर्विवाद और हर चीज से निरपेक्ष है। उन्हें ना तो किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई पब्लिक में इंटरेस्ट है। धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और समुदाय से ऊपर उठ करके वह सिर्फ कानून में लिखी बातों को ही मान करके अपना फैसला देती हैं। मैं अब तक यही मानता रहा हूं और मेरा फेथ भी यही है कि यही सर्वोच्च सत्य है, एकमात्र सत्य है और सिर्फ यही सत्य है। लेकिन अगर यह एकमात्र सत्य है तो एक ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय ने यह कैसे कहा था कि वह गलत है? अगर घूस लेकर के कोई काम करता है उस पर केस बनता है। हालांकि आज के 7 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसले किया और सर्वोच्च न्यायालय के आज के न्याय में कहा गया, फैसले में कहा गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गलत व्याख्या कर दिया गया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपने सुप्रीम निर्णय को गलत कह रही है तो मैं कहूंगा तो यह अपराध के श्रेणी में आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मैं अपने विद्वान न्यायाधीशों से एक बार पुनः क्षमा मांगता हूं कि आपका निर्णय गलत है या कैसे है, या आपने जो व्याख्या किया वह गलत साबित हुआ। तो अगर आपका व्याख्या गलत है तब भी आप गलत हैं और यह देश के लिए तो बहुत ही गलत है। मैं समय समय पर विद्वान न्यायाधीशों के भाषणों पर ऑब्जेक्शन करता आया हूं, क्योंकि कई बार नहीं बहुत बार न्यायालय में दिए गए भाषणों से देश में बवाल हो गया है। नुपुर शर्मा का मामला अभी ताजा है। नुपुर शर्मा का मामला गया था इस बात के लिए कि नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में एक बयान दिया था जिसको कई लोगों ने ऑब्जेक्शनेबल माना था और देश भर में उसके विरुद्ध एफआईआर होने लगे थे। भारत के कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी एक ही मामलों में देश भर में कोई एफआईआर हो तो सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई जा सकती है कि उसको एक जगह सुना जाए। यह हर आदमी को अधिकार है यह इस अधिकार का इस्तेमाल करने का। नुपुर शर्मा ने अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया था कि चूंकि मैंने एक टीवी डिबेट में कुछ बात ऐसा कहा है जिससे किसी संप्रदाय को, किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति विशेष को ऑब्जेक्शन है और उनका भावना आहत हुआ है तो लोग इस पर केस किए हैं। मामला एक है, आदमी भी एक है, मुद्दा भी एक ही है। तो देश भर में एक कोई आदमी कैसे जा सकता है? जैसे मालो बलिया में, गाजीपुर में, दिल्ली में, बनारस में, मुंबई में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, अलग अलग देशों में हो जाती है। एक आदमी एक ही तारीख को कहाँ जाएगा? तो यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो एक जगह सारे मामले को ले ले और सुने। उससे न्याय पर फर्क नहीं पड़ता, उसके अपराध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपराधी है तो सजा मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा कि भाई सबको एक जगह सुना जाए। वो एक सिंपल काम के लिए गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब ने न्याय के साथ भाषण देने लगे कि तुम्हारे वजह से देश भर में बवाल हो रहा है। और उसी को बाहर टीवी डिबेट में विपक्ष के लोगों ने उठाया कि कोर्ट भी कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से बवाल हो रहा है, और सही में देश भर में बवाल हो गया।
जबकि मेरा मानना है कि विद्वान न्यायाधीशों के पास बोलने की शक्ति है और लिखने के लिए वहां पर टाइपिस्ट, शॉर्ट हैंड और कर्मचारी बैठे हुए हैं। जो जज साहब बोलते हैं, वो लिखने के लिए फटाफट लोग लिखते रहते हैं। तो आप बजाय बोलने के, अगर आपको अधिकार है बोलना और बोल करके लिखवाना, तो आप लिखवाइए प्रोसीडिंग में। भाषण में क्या मतलब है? आपके भाषण से कई बार बवाल मच जाता है, तो इस विषय पर तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। आदरणीय निर्मल सिंह जी को मैं अपना सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया बने रहे। मैं आपको देखते रहूंगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि कोई गलती मुझसे नहीं होगी, अगर होगी तो आप उसको सुधारेंगे। खैर, विद्वान न्यायाधीशों के इस निर्णय पर मैं खुशी जाहिर करूं या अफसोस मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यही निर्णय 98 में अगर गलत था तो आज सही कैसे, और अगर आज सही है तो गलत कैसे? क्योंकि दोनों ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने किया है, जिनकी विवेक, जिनकी विद्वता और निष्पक्षता का मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर सकता। और मुझ जैसा साधारण आदमी उनके विवेक का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके निर्णय की समीक्षा करने की हैसियत मेरी नहीं है। इसलिए विद्वान न्यायाधीशों को प्रणाम करते हुए इसको आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, निर्मल भैया जैसा विवेकी लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इसको सोचें कि वो गलत था या आज गलत है। एक बात आज के निर्णय में मुझे सोचने पर मजबूर किया, वो भी संसद से ही संबंधित है। अगर संसद के अंदर संसद सदस्य या विधानसभाओं के अंदर विधायकों को घूस लेकर के कोई मुद्दा उठाना, कोई भाषण देना, वोट देना या कोई कृत्य करना अपराध की श्रेणी में आज के निर्णय से साबित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंट होता है और वो एक कानून का पार्ट भी है। मैं कानून का एक छोटा विद्यार्थी हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही हम लोग रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि सर फलाना बलान फलाना में विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया था, तो वो फिर ऑर्डर में जुड़ जाता है और वर्तमान न्यायाधीश को उसको ऑर्डर में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये फैसला आ चुका होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय को तत्काल प्रभाव से देश में अगर लागू हो गया, मतलब अब जो संसद में लोग घूस देकर, जैसे राज्यसभा में पैसा लेकर के लोगों ने पाले बदला, जिसको अंतरात्मक आवाज कहा गया, वो सब पर अगर केस है, तो घूस दे करके वोट खरीदने पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कब सुनाएगी, या हाथ जोड़ के प्रार्थना है कुछ देर इसी विषय पर बात करते हैं। अगर संसद में घूस देकर के बोलना अपराध है, तो संसद में पहुंचने के लिए घूस देकर के संसद में पहुंचने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना स्वविवेक कब लेगा, स्वमोटो कब लेगा? 2-3 उदाहरण दे देता हूं। आज ही दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। आतिशी मरलेना ने जो बात बोला वो सब आज चर्चा का नहीं। एक बात बोलता हूं जो सीधा सीधा रिश्वत है। चुनाव घोषणा के 4 दिन रह गए। सुना जा रहा है कि 12-13 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, मतलब 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा होगी। 4 दिन पहले दिल्ली के विधानसभा में आतिशी मरलेना ने अपने वोटर महिला को, ये ध्यान देने वाली बात है, उसने महिला को 1000 रुपये देने की बात नहीं कहा है। दिल्ली में रह रही महिलाओं को उन्होंने 1000 रुपये नहीं दिया। उन्होंने शर्त लगाया है कि रुपया पाने की जो मुख्य पात्रता है वो यह है कि आपके पास वोट देने का अधिकार हो, वोटर हो, मतदाता सूची में नाम हो और आधार कार्ड दिल्ली का हो। मतलब अगर महिला प्रेमी होती, महिला सशक्तिकरण पर सोचती, महिलाओं को सहूलियत देने की बात सोचती, तो जिस तरह से महिलाओं को फ्री डीटीसी में टहलने का व्यवस्था दिया गया है, उसी तरह से 1000 रुपये की भी बात होता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिला को वोट के माध्यम से 1000 रुपया देने की बात कही है, मतलब महिला को रिश्वत देकर के वोट खरीदने का अनैतिक प्रयास किया गया है। शर्त रखा गया है कि आप 18 साल से ऊपर हो, मतलब मतदान का अधिकार 18 साल है, और वोट का राइट हो। जबकि जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि पैसे की जरूरत बालिका को होती है। उसे पेंशन खरीदना है, पिताजी के पास है नहीं, पिता मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला के आ रहा है, थका हारा है, 2 रुपया बच पाया है तो खाएगा कि क्या करेगा, और वो एक पेंसिल बेटी को खरीद के देगा कि बेटा को खरीद करके देगा। अभी भी हमारा पुरुषवादी समाज है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, तो कहता है कि बेटी को तो ब्याह करके दूसरे घर पहुंचा देना है, बेटे को पढ़ा देते हैं, यह मेरा जीवन चलाएगा। तो अगर एक ही आदमी पढ़ पाने की शक्ति में है तो वो बेटा पढ़ाया जाता है, बेटी नहीं। तो अगर अरविंद केजरीवाल वाकई देश के बड़े बेटा होते, दिल्ली के
बहनों का रखवाला होते तो वो कहते कि मैं सभी महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा, क्योंकि जो बालिकाएं पढ़ने की स्थिति में है उनके पढ़ाई में काम आ जाएगा, जिनके पढ़ाई की स्थिति ठीक ठाक है उनके चॉकलेट और टॉफी खाने के काम आ जाएगा, जो चॉकलेट टॉफी से ऊपर है उन्हें एक बार फिल्म देखने के काम आ जाएगा, या उनके कई और निजी काम है जो 1000 रुपये में हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके सशक्तिकरण के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हम उन्हीं को पैसा देंगे जो वोट देंगी। अरविंद केजरीवाल ने एक और सातिराना काम किया यहाँ पर। उसमें कहा कि उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार का पेंशन लेती हैं। मतलब वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो सीधा सीधा पैसा दे करके वोट की व्यवस्था करने की बात कही जाती है, उनको पैसा देने की बात कही गई है। तो क्या यह ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है? उसी तरह से आप 200 यूनिट बिजली, स्वास्थ्य मुफ्त, नरेंद्र मोदी का केंद्र को ये 5 साल और आगे के लिए अनाज मुफ्त, यह सब चीजें जो मुफ्त दे करके मतदाताओं को प्रभावित करके मतदान को घूस के रूप में खरीदने की जो व्यवस्था हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय कब लेगा? मेरा 2 प्रश्न है। मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने संविधान के पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक की पढ़ाई कर ली है और वो मुझे कंठस्थ याद है या पूरी बारीकी में समझ गया, ये बात मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन एक दावेदारी मैं कर सकता हूं कि उस पूरे किताब में कहीं यह नहीं लिखा गया होगा कि मेरा पैसा निर्मल सिंह को दे दिया जाए या निर्मल सिंह का पैसा मेरे को दे दिया जाए। यह बात नहीं रहा होगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जो ये 1000 रुपया आज दिल्ली की महिलाओं को मिलने लगेगा, या जो मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने लाडली योजना चलाया था, या जो आज हिमाचल के सुखू ने इंदिरा गांधी समृद्धि योजना चला दिया, या अलग अलग योजनाओं का नाम अलग है, लेकिन जो रिश्वत दिया जा रहा है वो पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि राजनीतिक दलों को मिले चंदे से तो वो पैसा आता नहीं, वो सरकार के कोष से दिया जाता है, और सरकार का कोष मजबूत होता है कर से, और कर मैं देता हूं, हम देते हैं, आप देते हैं, मतलब वो पैसा आपका है। तो आपका पैसा किसी और को देने का अधिकार किसने दिया? संविधान के किस पन्ने पर लिखा है? तो खुला संविधान का उल्लंघन होता हुआ सुप्रीम कोर्ट क्यों देख रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का कस्टोडियन है? किसी भी चीज को जो कानून के विरोध हो उसमें न्यायालय के माध्यम से या विद्वान न्यायाधीश सो मोटो लेते रहते हैं, तो इन मुद्दे पर सो मोटो क्यों नहीं ले पा रहा है विद्वान न्यायाधीश? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय किस उद्देश्य से लिया गया मैं नहीं बता सकता, आज का निर्णय जो आया है वो किस उद्देश्य से है मैं नहीं बता सकता, तो क्या किसी ऐसे ही खास उद्देश्य से इस तरह की चीजों को न्यायालय सो मोटो नहीं लेती है? तो क्या ये कोई गिव एंड टेक का मामला है, या बर्रे के छत्ते में हाथ ना डालने की प्रवृत्ति का मामला है? अगर यह है तो ये और भी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। मैं विद्वान न्यायाधीश से एक बार पुनः हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए यह बात कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर डर जाएंगे तो संविधान कोलैप्स खत्म हो जाएगा, और संविधान खत्म हो जाएगा तो ये देश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देश को संविधान ने बांध रखा है। और अगर संविधान में 2 तरह का सोच हो जाएगा, मतलब सक्षम लोगों के लिए अलग कानून, असक्षम लोगों के अलग कानून, जो अभी दिख रहा है। क्योंकि आज हमारे लिए कानून है, जैसे अभी कल ही 15,000 करोड़ या कई करोड़ रुपया का एक नाच पार्टी रखा गया मुकेश अंबानी के घर में, और कई ऐसे लोग गए थे, लेकिन इनकम टैक्स वाला कोई नहीं पूछेगा कि ये पैसे का स्रोत कहां से आया है और ये कहां जाएगा। और ये जो वेलफेयर फंड का पैसा खर्चा हुआ है, मैं सीआर फंड के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं कंपनी मालों के सलाहकार के रूप में। मैं नहीं समझता कि मुकेश अंबानी के सीआर फंड में इतना पैसा होगा जो पब्लिक पर्सनल फंड में खर्चा किया गया होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी की जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा का यह रकम खर्च हुआ है। और अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के पैसा से ये मौज की गई है, तो कंपनी के एक्ट में कंपनी के पैसे को निजी के रूप में खर्च करने का अधिकार नहीं है। यह इतनी महीन बात अब तक किसी इनकम टैक्स के अफसर ने क्यों नहीं सोचा, अब तक किसी विद्वान न्यायाधीश ने क्यों नहीं सोचा? मुझ जैसा एक छोटा आदमी जो कंपनी मामलों का सुलह का काम दिल्ली में करता है, उसको इस बात की जानकारी, मालूमात और अंदाज है कि 15,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है कल के एक पार्टी में, एक ही दिन, बाकी 3 दिन की पार्टी का भी आंकलन नहीं आया। 70-80 करोड़ रुपया तो एक नाचने वाले विदेशी लेकर के चली गई। इतना रुपया कहां से आया? निर्मल भाई ने अभी अपने बेटे की शादी किया, उन्होंने अपने घर से खर्चा किया, उनके पास उतना पैसा था। मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो उतना ही खर्चा कर पाऊंगा जितना मेरे पास पैसा है, या कोई कर्ज वर्ज लूंगा अगर कोई कम पड़ेगा तो।
लेकिन मुकेश अंबानी ने जितना पैसा खर्च किया, उनके पास निजी जो सैलरी आती है उतना मुकेश अंबानी के पास पैसा नहीं है। तो इतना पैसा खर्च हुआ कैसे? तो क्या यह रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा है? तो कंपनी का जो खाता है वो करंट अकाउंट का पैसा निजी खाते में इस्तेमाल नहीं होता। यह कानून का छोटा सा कानून है कंपनी मामलों का। तो यह कैसे हो रहा है? इस तरह की बेहयाई इस देश में हो रही है और हमारे न्यायालय चुप है, हमारी जांच एजेंसियां चुप है और हम भी चुप रहे तो फिर हमारे होने का क्या मतलब है? मित्रों, आप सब जो लोग मेरे को अपना आशीर्वाद देते हैं वो जानते हैं कि मैं समस्या के समाधान के निदान के लिए हर बार, हर दिन, हर समय प्रयासरत रहता हूं और यह आपके सामने रखता रहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि देश की समस्या एक दिन में तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर खत्म होगी। और वही एक दिन जिस दिन खत्म होगी उस दिन की उम्मीद में मैं रोज आपके सामने मुद्दा रखता रहता हूँ। वो महत्वपूर्ण होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और मेरे लिए यह अत्यंत ही सुखदायी और आनंददायी होगा अगर वो समस्या आपके तरफ से समाधान के प्राप्त होगा। तो उन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार यह मुद्दा भी आपके सामने रख रहा हूँ। पहला, कि सुप्रीम कोर्ट अगर आज मानता है कि संसद में घूस लेकर के काम करना कानूनन अपराध है, तो जो पहला निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 98 में दिया था वह क्यों दिया था? दूसरा, कि अगर संसद में घूस लेना अपराध साबित हो चुका है तो संसद में पहुंचने के लिए जो आम पब्लिक को घूस दे जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कब फैसला देगा, सो मोटो कब लेगा? और तीसरा, कि इस गरीब मुल्क में एक पार्टी में इतने रुपये खर्च कर दी जाती है और कोई आदमी नहीं पूछता कि कहाँ से आ रहा है। वो इंडस्ट्रीज बहुत बड़े हो सकते हैं लेकिन इंडस्ट्री का पैसा प्राइवेट में खर्च नहीं होता। तो निजी तनख्वाह क्या इतना है? और ये निजी तनख्वाह है तो उस पर इनकम टैक्स उतना दिया जा रहा है? यह भी किसी ने नहीं पूछा और ना ही मुकेश अंबानी ने बताना उचित समझा। तो ये अंधेरगर्दी चौपट राजा वाले देश में कब तक चलता रहेगा, विचार आप जरूर करिएगा। हम तो कर रहे हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।